दोस्तों, सोचिए एक ऐसी फैमिली जिसका नाम ना न्यूज में चलता है, ना टीवी पर दिखाई देता है, लेकिन हर पेट्रोल पंप, हर एक डॉलर की कीमत और हर बड़ी कंट्री का डिसीजन इनके हाथ में होता है। इनके पास सिर्फ दौलत नहीं, पूरा एनर्जी का स्विच है। जब ये बोले रुको, तो अमेरिका भी रुक जाता है। नाम है हाउस ऑफ साउद, सऊदी अरब के साइलेंट किंग्स, जिन्होंने रेत से रॉकेट तक का रास्ता पैसों से बनाया। आज हम खोलने वाले हैं उनका असली खेल, स्टेप बाय स्टेप, वो भी पूरे ट्रिलियन डॉलर के राज के साथ। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच हिला देगी। वेलकम टू अल्ट्रा रिच क्लब, जहां हम करेंगे कंप्लीट बिजनेस ब्रेकडाउन एक ऐसी फैमिली का जिसका हर डिसीजन ट्रिलियन डॉलर इंपैक्ट डालता है। ये कहानी है रिलीजन, पॉलिटिक्स, ऑल, पावर और स्ट्रैटेजी की। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर लेयर समझ आए। 1700s के अरेबियन डेजर्ट में हर ट्राइब अपनी जगह का राज करता था, और ज्यादा यूनिटी या सेंट्रल रूल नहीं था। ये एक ऐसा वक्त था जब छोटी छोटी ट्राइब्स अपनी सिक्योरिटी और रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करती थी। पावर पाना या बढ़ाना आसान नहीं था, खासकर जब आपके पास ना स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, ना पैसा। इसी कॉम्प्लेक्स सिनारियो में मोहम्मद इब्न सऊद दिरिया नाम के एक छोटे से टाउन से आया। उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके पास एक विजन था कि पावर सिर्फ तलवार या पैसे से नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीत कर भी मिलती है। तभी उसकी मुलाकात हुई मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब से, जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर था। वहाब कहते थे कि इस्लाम को उसके असली रूप में वापस लाना जरूरी है, और दुनिया भर के मुस्लिम्स को उनकी ओरिजिनल बिलीफ्स पर वापस लाना चाहिए। उन्होंने शान शौकत और लक्जरीज की आलोचना की, और एक सिंपल, स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड इस्लाम का मैसेज दिया। ये मैसेज लोगों के लिए बहुत अपीलिंग था, क्योंकि तब के जमाने में लोग करप्शन, हिपोक्रेसी और रिलीजियस कंफ्यूजन से परेशान थे। इब्न सऊद ने सोचा कि अगर वो वहाब की आइडियोलॉजी को अपनाएगा, तो उसे स्पिरिचुअल अथॉरिटी मिल जाएगी, जो ट्राइबल लॉयल्टी से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। दोनों ने मिलकर एक पावरफुल अलायंस बनाया। वहाब देगा रिलीजियस लेजिटिमेसी, और इब्न सऊद देगा अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ। इस अलायंस ने एक ऐसा फाउंडेशन बनाया जहां ट्राइब्स सिर्फ इब्न सऊद की तलवार से नहीं, बल्कि उनके मिशन के लिए लड़ रहे थे। रिलीजियस बैकिंग की वजह से लोगों के बीच में यूनिटी और डिसिप्लिन आया, जिसे उसने अपने फायदे के लिए यूज किया। ये अलायंस सिंपल ट्राइबल वॉर से एक मास मूवमेंट बन गया, जिसका इंपैक्ट अरेबिया के बाहर भी होने लगा। वहां भी सऊदी अलायंस ने रिलीजन को एक ब्रांड की तरह यूज किया, जिसमें लॉयल्टी, सैक्रिफाइस और ओबीडियंस थी। बिजनेस में इसे हम इमोशनल ब्रांडिंग कहते हैं। इससे सबक मिलता है कि अगर आप अपने बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग मिशन या आइडियोलॉजी क्रिएट कर लो, जो लोगों को इमोशनली टच करे, तो आप अपने नेटवर्क को एक्सपोनेंशियल लेवल तक ले जा सकते हो। ये लॉयल्टी पैसों से नहीं, इमोशन से आती है। ये था हाउस ऑफ साउद का पहला और सबसे बड़ा एसेट, आइडियोलॉजिकल पावर, जिसे उन्होंने अपने एम्पायर की फाउंडेशन बनाया। 1700 से 1900 के दौरान अरेबिया में एक ही राज या ट्राइब के लिए पूरा रीजन कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। वहां अलग अलग ट्राइब्स अपनी अलग अलग छोटी छोटी जंग लड़ते थे। इसलिए इब्न सऊद ने समझा कि सिर्फ लड़ाई से नहीं, बल्कि समझौते करके भी पावर बनाई जा सकती है। उसने शुरू किया एक ऐसा डिप्लोमेटिक बिजनेस प्लान जो आज के कॉरपोरेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जैसा था। ट्राइबल लीडर से अलायंसेस करना, दोस्ती करना, शादियां करना, ताकि अपना नेटवर्क बढ़े। ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती थी? पहले इब्न सऊद अपने राइवल ट्राइब्स के लीडर से शादी करता या अपने फैमिली मेंबर्स को उनके घर भेजता। इससे दोनों ट्राइब्स का ट्रस्ट बनता। दूसरा, वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएशन करता। जहां लड़ाई होने की संभावना होती, वहां पीसफुली नेगोशिएशन करता और दोनों साइड्स को फायदा दिखाता। तीसरा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता, जैसे कि ट्रेड राइट्स, लैंड ग्रांट्स और टैक्स एग्जेम्पशंस, ताकि ट्राइब्स को लगे कि साउथ फैमिली के अलायंस में ज्यादा फायदा है। इससे क्या हुआ?
ट्राइब्स का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि इब्न सऊद एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बन गया, बिना पूरी तरह लड़ाई किए। यही है एक कोलिशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें कंपटीशन को रिड्यूस करके कोऑपरेशन बनाया जाता है। इस फेज में इब्न सऊद ने 70 से ज्यादा ट्राइब्स के साथ अलायंसेस बनाए, जो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक्सपोनेंशियली बढ़ाते गए। जब आपके पास इतनी लॉयल्टी और सपोर्ट होती है, तो आप किसी भी चैलेंज का सामना आसानी से कर सकते हो। यह स्ट्रैटेजी आज के बिजनेस में भी यूज होती है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स और जॉइंट वेंचर्स के जरिए अपना मार्केट और इन्फ्लुएंस बढ़ाना। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप अपने कंपिटिटिव लैंडस्केप को समझो, तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर फोकस मत करो, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स, पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स को भी अपने नेटवर्क में शामिल करने की स्ट्रैटेजी बनाओ। 1930s तक सऊदी अरेबिया एक ट्राइबल मोनार्की थी, जिसकी इकोनॉमी बेसिक थी, मोस्टली पिलग्रिमेज टूरिज्म, हज, छोटे मोटे ट्रेड और एग्रीकल्चर पर आधारित। पर उनके पास एक बड़ा सीक्रेट एसेट था, पेट्रोलियम रिजर्व्स। पर ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। यहां उन्होंने अपना अगला बिजनेस मूव किया, फॉरेन कंपनीज को कंसेशन डील देना। 1933 में उन्होंने यूएसए की स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, सोकल, को ऑयल एक्सप्लोरेशन राइट्स दिए। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने फॉरेन एक्सपर्टीज और कैपिटल से ऑयल निकाला, लेकिन ऑनरशिप राइट्स अपने पास रखे। ये एक रॉयल्टी मॉडल था। सोकल को ऑयल प्रोडक्शन और सेल्स का कंट्रोल मिला। सऊदी को फिक्स्ड रॉयल्टीज और प्रॉफिट शेयरिंग मिला। सऊदी ने अपनी सॉवरेंटी मेंटेन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 1938 में जब दम्मम नंबर 7 से पहला कमर्शियल ऑयल निकला, तो उन्होंने तुरंत सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करवाया। पाइपलाइंस, पोर्ट्स, रस तनुरा, रिफाइनरीज। ये पूरा सेटअप सऊदी की तरफ से नहीं, फॉरेन कंपनीज द्वारा किया गया था। लेकिन उन्होंने लैंड ऑनरशिप और रिसोर्स कंट्रोल खुद रखा। इस बिजनेस मॉडल में उन्होंने अपने कोर एसेट ऑयल रिजर्व्स को मोनेटाइज करने के लिए आउटसोर्सिंग का यूज किया, जो आज की ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कॉमन है, जहां कंपनीज अपने कोर एसेट्स के ज्यादा प्रॉफिट के लिए ऑपरेशंस किसी और को देती है। शुरू में अरामको, अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, पूरी तरह से अमेरिकन ऑयल कंपनी थी, जिसके शेयर होल्डर्स मेजर यूएस फर्म्स थे। लेकिन जैसे जैसे ऑयल डिमांड बढ़ा, हाउस ऑफ साउद ने डिसाइड किया कि पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। इसके लिए उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाई। 1950 से प्रॉफिट शेयर बढ़ाया, बोर्ड में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने शुरू किए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल वर्कफोर्स ट्रेनिंग पर फोकस किया। 90 में सऊदीज ने धीरे धीरे अरामको में अपना स्टेक बढ़ाया और अंततः 1980s में अरामको को 100% नेशनलाइज कर लिया, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, पीसफुली। इसका फायदा यह हुआ, पूरी ऑयल प्रोडक्शन, रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट पर कंप्लीट ऑनरशिप मिली। सारे प्रॉफिट्स सऊदी गवर्नमेंट के पास गए। ग्लोबल ऑयल प्राइसिंग और सप्लाई डिसीजंस में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस मिला। हाउस ऑफ साउद ने अपनी रॉयल फैमिली को एक बिजनेस कॉरपोरेशन की तरह ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हर मेंबर के पास अपना एक स्पेसिफिक रोल और रेवेन्यू स्ट्रीम था। सऊदी रॉयल फैमिली में करीब 15,000 मेंबर्स हैं, पर डिसीजन मेकिंग टॉप 200 के हाथ में होती है। उन्होंने अपने रॉयल मेंबर्स को अलग अलग सेक्टर्स का हेड बनाया, जैसे ऑयल और एनर्जी, डिफेंस और सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट। आजकल सऊदी अरेबिया एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और कल्चर में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। WWE, F1 ग्रैंड प्रिक्स और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करके वो अपनी इमेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और दुनिया को अपने कल्चर से जोड़ रहे हैं। ये था हाउस ऑफ साउद का डिटेल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करो, आई एम गोइंग टू बी अ बिलियनेयर और नेक्स्ट कौन से एम्पायर पर वीडियो चाहिए। अल्ट्रा रिच क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।